हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है पार्ट 2 जो आपका आया है उसका चैप्टर नंबर 3 एम्पायर्स एंड किंगडम 6 टू 10th सेंचुरी। सो इसका जो है हम अभी तक बहुत सारा पार्ट कर चुके थे कि कौन कौन से राजा आए, क्या किस तरह से उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद आता है द दक्कन एंड बियॉन्ड, उसके साथ या उसके बाद में क्या हुआ या दक्कन की साइड क्या हो रहा था। वी मैंशन द डेक्कन प्लेटू इन अ फ्यू अदर चैप्टर, तो बाकी चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में बात की है together with the southernmost tip of the subcontinent. It was equally alive during this time. तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट या लाई था उस टाइम पे एज वी हैव ऑलरेडी सर्वेड द राष्ट्रकूटा, जैसे हमने राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ा। डू यू रिमेंबर क्वीन प्रभावती गुप्ता ऑफ द वाकाटैस, तो क्या आपने उसके बारे में याद है जो हमने पढ़ा था प्रभावती के बारे में, कब? चैप्टर 7 में, फर्स्ट पार्ट में। वंस डेट डायनेस्टी केम टू एन एंड, तो जब वो डायनेस्टी बिल्कुल एंड में आ गई थी, सेवरल माइटी किंगडम वर लोक्ड इन अ कॉन्टेस्ट फॉर सुपरमेसी, तो एक तरह से उनमें जो था, जो राजा थे उस टाइम के या किंगडम्स थे, उनमें जो एक कॉन्टेस्ट हो गया था कि कौन जो है सबसे सुपीरियर है। अब यहाँ पर दिखाया गया है सिंप्लीफाइड मैप ऑफ द मेन किंगडम इन द दक्कन, दक्कन में जो मेन किंगडम्स थे उनका यहाँ पर बताया गया है, सदर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। द चालुक्यस, अब चालुक्यस क्या था? इन द मिड 6th सेंचुरी सीई पुलकेस्किन वन फाउंडेड द चालुक्यस डायनेस्टी, तो उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी फाइंड आउट की थी, मतलब वो पहले राजा थे उनके। अर्लियर इन दिस चैप्टर, जैसे कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा, वी मीट हिज ग्रैंडसन पुलकेसिन टू, तो हमने उसके ग्रैंडसन के बारे में पढ़ा बिल्कुल स्टार्टिंग में। वो नॉट ओनली स्टूड इन द वे ऑफ हर्षा, वो हर्षा के जो है, हर्ष के जो मतलब वो सदन में भी पार्ट करना चाहते थे या राज करना चाहते थे, तो जब वो आ रहा था या ट्राई कर रहा था तो उनके रास्ते में जो खड़े हुए थे वो थे ये पुलस्किन टू। साउथवर्ड एम्बिशंस बट ऑल्सो कंसिडरेबली एक्सपेंडेड द चालुक्यस किंगडम, लेकिन उन्होंने साथ में अपने किंगडम को भी आगे बढ़ाया। हिज कैपिटल वॉज वातापी, उनका कैपिटल कौन सा था? वातापी। प्रेजेंट डे बादामी इन कर्नाटका, फेमस फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्निफिकेंस हिंदू एंड जैन केव्स टेम्पल, तो और किस लिए ज़्यादा फेमस है? जो इनकी हिंदू और जो जैन केव में जो टेम्पल्स बने बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और मैग्निफिशेंट हैं। लिटिल फर्दर अवे, से थोड़ा सा आगे चलेंगे, द अर्लियर चालुक्यस कैपिटल कौन सी थी? आर्यापुरा, लेटर नोन एज आयावोले, प्रेजेंट डे आईहोल, इज होम टू ओवर 100 हिंदूज, तो ये लगभग हिंदूज 100 ऑफ हिंदूज का घर था, बुद्धिस्ट का और जैन टेम्पल्स का, यानी कि टेम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा थे। वन ऑफ देम अ 7th सेंचुरी जैन टेम्पल अटोप मैगुती हिल डिस्प्ले ऑन इट्स ईस्ट वॉल लेंथी संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन प्रेज ऑफ चालुक्यस स्पेशली किंग पुलस्किन टू, तो जो है एक बहुत बड़ी ईस्ट में एक बहुत बड़ी वॉल है जिसमें संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखा है, और उसमें क्या है, चालुक्य के जो राजा हुए थे उन सब की प्रेज की गई है, तारीफ की गई है, सबसे ज़्यादा पुलस्किन टू की। इट्स ऑथर, इसके जो ऑथर हैं, द कोर्ट पोएट, जो कवि रहते थे कोर्ट में, वो हैं रवि कीर्ति। रिकॉर्डेड पुलस्किन टू विक्ट्रीज, उन्होंने जो है हर्षा के ऊपर, हर्षवर्धन जो थे उनके ऊपर जो उनकी विक्ट्री थी उनको रिकॉर्ड किया है। एंड सेवरल राइवल किंगडम इन अ हाईली पोइटिकल स्टाइल, पोइटिकल मतलब पोइट थे तो वो पोइटिकल चीज़ें या काव्यात्मक रूप से उन सारी चीज़ों को लिखते थे, और सारी जो उनकी विक्ट्रीज थी उनको उन्होंने उसी तरह से लिखा था। बट दिस इंस्क्रिप्शन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एक्सग्रेगेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया इसमें। एज सम ऑफ द फैक्ट्स इट प्रेजेंट आर कॉन्ट्राडिक्ट बाय अदर इंस्क्रिप्शन, जैसे कि कुछ फैक्ट इसमें बताए गए, लेकिन अगर बाकी इंस्क्रिप्शन में देखते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि वहाँ पे कुछ और लिखा है और यहाँ इन्होंने कुछ और लिखा। लेट अस नोट however that Zhuangjiang visited the Chalukyas kingdom on his way to the south, तो जब ज्वांगजियांग आए थे उन्होंने विजिट किया चालुक्य किंगडम को अपने रास्ते में जब वो साउथ की तरफ आ रहे थे। एंड मैंशन, उन्होंने मैंशन किया था पुलस्किन टू को, बेनिफिशियंट एक्शंस आर फेल्ट ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस एंड हिज सब्जेक्ट ओबे हिम विद परफेक्ट सबमिशन, तो उनके जो बेनिफिशियंट एक्शन थे उनके लिए बताया कि ग्रेट डिस्टेंस की वजह से वो बताए, और साथ में उनके जो सब्जेक्ट थे यानी कि जो भी उनके मंत्री वगैरह थे, सोल्जर्स थे, वो किस तरह से उनको जो है पूरा सबमिशन था कि वो जैसे बोलेंगे वो लोग वैसे ही करते थे, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ये मेगुती टेम्पल है आईहोल, पार्शली जो है रिस्टोर किया गया है उसको। द रेड ओएरोज जो है यहाँ पर पॉइंट्स टू अ स्टोन, एक स्टोन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, डेट स्लैब बियरिंग अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है
एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें प्रेज की गई है चालुक्यस की। स्टिल देयर इज नो डाउट दैट इन द अर्ली सेवेंथ सेंचुरी द मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय टू ग्रेट इंपीरियल पावर। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्राडिक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टार्टिंग का 7th सेंचुरी था वो मोस्टली दो ग्रेट पावर या दो ग्रेट किंगडम थे जिन पे जो है पूरे इंडिया पे राज करते थे, या उनका ही पूरा किंगडम था। एक था हर्षवर्धन जो नॉर्थ में था ऑफ द विंध्यास, और पुलस्किन टू जो कि साउथ में था। हाउएवर पुलस्किन टू इवेंचुअली टेस्टेड डिफीटेड एज द हैंड ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची। कांची में जो है इन्होंने जो है पल्लवा से ये हार भी गए थे। बाय द मिड 8th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी के मिड तक द राष्ट्रकूटा हैड रिप्लेस द चालुक्यस इन द दक्कन। दक्कन में राष्ट्रकूटों ने इनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था, एज वी सो अर्लियर, जैसे हमने पहले पढ़ा। अ लेटर रिवाइवल ऑफ द डायनेस्टी इन द वेस्ट, उसके बाद में थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ इस डायनेस्टी का वेस्ट में, फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, 10th सेंचुरी के बाद में, इज नोन एज द वेस्टर्न चालुक्यस, जिसे क्या बोलते हैं, वेस्टर्न चालुक्यस बोला जाता है, कल्याणी। देयर न्यू कैपिटल, उनकी जो न्यू कैपिटल थी वो क्या थी, मॉडर्न बासावकल्याण इन नॉर्दर्न कर्नाटका में। वी विल मीट देम अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एज द चालुक्यस एम्पायर ऑफ बादामी डिक्लाइन, तो उनका जो है चालुक्य एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। मतलब एक टाइम के बाद यही हो रहा है ना कि राजा बनते हैं, उसके बाद जब उनकी पावर खत्म हो जाती है तो दूसरे राजा आते हैं। इट्स ईस्टर्न ब्रांच जो थी असर्टेड इंडिपेंडेंस एंड एक्सपेंडेड इट्स पावर इन द ईस्टर्न दक्कन। तो इन्होंने क्या किया, जो ईस्टर्न ब्रांच थी जहाँ पे ये राज करते थे, वहाँ के राजाओं ने खुद को इंडिपेंडेंट बता दिया और अपनी पावर बनाने के लिए अपने राज्य को एक्सपेंड करने लगे ईस्ट साइड में। दे आर नोन एज द ईस्टर्न चालुक्यस, उन्हें ईस्टर्न चालुक्यस बोला जाने लगा। एंड रूल्ड फ्रॉम वेंगी इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उन्होंने रूल किया। फिगर 4.10 जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दे ओफन क्लैश्ड, अब उनका क्लैश हमेशा होता रहता था राष्ट्रकूटों के साथ, एक्सपीरियंसिंग बोथ विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, कभी वो जीत जाते थे और कभी हार जाते थे। एज वेल एज ओकेजनल अलायंसेज भी इनके बीच में होते रहे। द ईस्टर्न चालुक्यस प्रमोटेड सेवरल हिंदू एंड जैन सेट्स एज वेल एज बुद्धिस्ट सेंटर, तो इन्होंने जो है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट इन सबको जो है प्रमोट किया। तेलुगु एंड कन्नड़ा लिटरेचर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पोएट वगैरह या कवि या जो भी राइटर वगैरह है इस टाइम पे आने लगे। उसके बाद आता है द पल्लवास। इन द ग्रेड 7 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक वी सो द एमरजेंस ऑफ द पल्लवास, तो ये हमने पढ़ा वहाँ पर। विद इस कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या थी, एट कांची, और आज का जो है कांचीपुरम, प्रेजेंट डे कांचीपुरम इन तमिलनाडु। द डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक इन द 7th सेंचुरी अंडर महेंद्र वर्मन वन एंड हिज सन नरसिम्हम वर्मन। तो ये जो है 7th सेंचुरी पर अपनी पीक पर थी, यानी कि अपनी पूरी ऊंचाई पर जितना ये अपने एक्सपेंड कर सकते थे उतना उन्होंने उस टाइम तक एक्सपेंड कर लिया था, और उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंड नहीं हुआ, उतना ही वो कर पाए थे। और इनका जो है राजा थे कौन से, सबसे पहले महेंद्र वर्मन वन, और उनके जो बेटे थे नरसिम्हम वर्मन वन। द लेटर, अब जो ये पीछे वाला है, वॉज ऑल्सो नोन एज मामल्ला, इन्हें ये भी बोला जाता था, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, रेसलर और वॉरियर। इंडीड इट वॉज ही हु डिफीटेड पुस्किन टू, और ये ही थे जिन्होंने पुलस्किन टू को जो है हराया था। एंड वेंट ऑन टू कैप्चर बादामी, और बादामी को कैप्चर कर लिया था, यानी कि जो चालुक्यस थे उनको हराने वाले यही थे। हाउएवर ही रिट्रीटेड कीपिंग द तुंगा भद्रा रिवर एज एन अनरिटर्न बाउंड्री बिटवीन द टू पावर्स, लेकिन उन्होंने जो है वापस उसको दे दिया था, लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने, जो तुंगा भद्रा जो रिवर है उसको एक बाउंड्री की तरह उन्होंने वहाँ पर कर दिया कि दो पावर्स के बीच में ये बाउंड्री है। ही ऑल्सो सेंट अ नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका टू हेल्प सिन्हालीज प्रिंस रिकवर हिज लॉस्ट थ्रोन, तो उन्होंने जो श्रीलंका में भी अपनी जो नेवल जो इनकी आर्मी आप बोल सकते हैं वो भेजी थी, ताकि जो श्रीलंका के प्रिंस है वो अपने जो मुकुट है, राज है, यानी कि जो उनका किंगडम था उसको बचा पाए। कांचीपुरम was not only an important cultural center but also an economic hub, तो कांचीपुरम जो है एक इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर नहीं था बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी था, यानी कि पैसे भी बहुत ज़्यादा इससे आते थे। विद ट्रेड, यहाँ क्या होती थी, गुड्स में ट्रेड होती थी, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, जिसमें सिल्क भी इंक्लूड था, आइवरी एंड अदर लग्जरी गुड्स। द पल्लवास डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन नॉट ओनली विद श्रीलंका
अब उनके जो ट्रेड रिलेशन सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं थे, बट ऑल्सो विद मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वाई सेवरल सी पोर्ट्स, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और बहुत सारे सी पोर्ट्स का यूज़ करके वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जो है ट्रेड कर रहे थे। इन पर्टिकुलर मामलापुरम नोन एज महाबलीपुरम आज के टाइम पे, वेयर एंशियंट चाइनीज, जहाँ पहले जो है एंशियंट चाइनीज, पर्शियन और रोमन कोइंस जो है जो एक्सकवेशन किया गया उसमें मिले हैं। तो यानी कि ये लोग भी यहाँ आते थे ट्रेड के लिए। वी मेट जुआंगजांग अगेन इन कांची, हम इनसे फिर से मिले कांची में, who speak of the existence of 100 Buddhist monastery with 10,000 priests in it। अब उसमें उन्होंने क्या बताया, कांची के बारे में बताया कि यहाँ कम से कम जो है 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और उसमें 10,000 के लगभग प्रिस्ट रहते हैं। एंड ऑल्सो मैंशन 80 हिंदू टेम्पल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मैनी जैन्स, उन्होंने जो है 80 हिंदू टेम्पल भी बताए और जैन्स के बारे में बताया कि वो भी यहाँ थे। इन हिज ओपिनियन, उनके अकॉर्डिंग, द पीपल आर डीपली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ एंड हाईली अस्टीम लर्निंग। तो उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ के जो लोग हैं वो ऑनेस्टी का जो प्रिंसिपल है, ट्रूथ है ये, और उनकी जो स्टीम है सीखने की वो बहुत ज़्यादा है और ऑनेस्टी और ट्रूथ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। द पल्लवास क्रिएटेड मैनी टेम्पल्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल बनाए एंड बाकी स्ट्रक्चर भी बनाए। एट मामालापुरम एलाबरेट रॉक कट केव्स, यहाँ पर जो है रॉक कट केव्स मिलती हैं एंड मोनोलिथिक टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, वर क्रेव्ड इन अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल डिस्पाइटिंग डाइटीज़ को वहाँ पे दिखाया गया उनको कट कर करके, और इलुस्ट्रेटिंग सीन्स एसोसिएटेड विद द महाभारत, और ऐसे सीन इलुस्ट्रेटेड किए गए हैं जिनमें महाभारत के सीन दिखाए गए हैं। द पल्लवास वर पैटर्न ऑफ जैन, वो जैन को ज़्यादा मानते थे। वैष्णव वाइट एंड शिवाइट स्कूल्स ऑफ थॉट, तो वैष्णव को और शिव की जो थॉट्स है, स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनमें भी वो बहुत यकीन करते थे। दे प्रमोटेड, अब ये जो है वहाँ पर मिली है ग्रेनाइट रिलीफ ऑफ मामलापुरम डिस्पाइटिंग गोडेस दुर्गा टू स्ले द बफेलो डेमन, महिषासुर का वो क्या कर रही हैं, वध कर रही हैं। ठीक है। बोथ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर एंड होस्टेड ग्रेट पोएट्स सच एज दंदिन हु रोट एलेबरेट संस्कृत पोएट्री। तो यहाँ इनके टाइम पे जो है संस्कृत और तमिल लिटरेचर भी बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा था, लोग जो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। अब इनके जो हैं कवि थे दंदिन, जिनकी जो है एक पूरी संस्कृत पोइट्री उन्होंने लिखी है, और महेंद्र वर्मन वन हिमसेल्फ वॉज अ फाइन पोइट, वो खुद भी एक बहुत अच्छे पोइट थे। हु लेफ्ट अ सैटरिकल संस्कृत प्ले, उन्होंने जो है एक पूरा बहुत अच्छा सा प्ले भी लिखा है। नोट दिस पैनल हाईली डायनामिक 3 डायमेंशनल जो कंपोजिशन है एक्सप्रेसिंग दुर्गा कॉन्फिडेंट असोल्ट ऑन द डेमन। तो इनको देखना है, कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ दुर्गाज मैनी वेपन एज हर वाहना, तो क्या आपने कौन कौन से उनके वेपन देखे वो बताना है। सो इन दिस पैनल गोडेस दुर्गा इज शो विद मल्टीपल वेपन सिंबलाइजिंग हर पावर, उनकी पावर दिखा रहे हैं, लाइक अ ट्राइडेंट, त्रिशूल, अ शार्ड, अ बो एंड अ एरो, a club mace and a spear in the different hands. These are gifts from various gods to help her defeat the buffalo demon महिषासुर, ताकि वो अलग अलग गोड्स ने उन्हें दिया है ताकि वो महिषासुर को क्या कर पाए, हरा पाए। हर वाहन, उनका जो व्हीकल है जिसपे वो चल रही है, द लोयन, शेर है, विच स्टैंड बिसाइड हर, जो उनके साथ में ही खड़ा है। द लोयन रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट कर, वट आर द मेन डिफरेंसेज बिटवीन हर अटेंडेंट एंड द डेमन्स अटेंडेंट, तो उनमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है। सो दुर्गाज अटेंडेंट लुक कॉन्फिडेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड सपोर्टिव, स्टैंडिंग फर्मली विद अलर्ट पोस्चर्स, दे अपीयर काम, लॉयल एंड रेडी टू हेल्प देयर गोडेस। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट जो डेमन के अटेंडेंट है वो फ्राइटेंड है, डरे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं और वीक हैं। देयर फेसेस एंड बॉडी लैंग्वेजेस शो पैनिक दिखाई दे रहे हैं, एंड डिफीट सजेस्टिंग दैट दे आर लूजिंग द बैटल, और इस तरह से लग रहा है कि जैसे उन्हें लग रहा है कि हम हार जाएंगे। दीज डिफरेंसेज हाईलाइट, अब ये डिफरेंसेज हाईलाइट करते हैं दुर्गा की पावर को एंड द फियर एंड डिसऑर्डर ऑफ द डेमन साइड। नाउ व्हाट डज द डेमन स्लोंटेड पोस्चर एंड जर्नल एटीट्यूड इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है। So the demon's slanted posture and overall attitude indicate weakness दिखा रहा है, imbalance and defeat. His body appears to be falling back, showing that he is losing control, जिससे पता चल रहा है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रहा है, and cannot stand firmly against Durga's attack. This posture symbolize, अब ये posture symbolize करता है fear को, confusion को, and inevitable collapse of evil in the face of divine power, कि वो पावर के लिए जो है collapse हो गए, उनसे हार गए हैं।
द पल्लवाज रूल्ड ओवर मच ऑफ नॉर्दर्न तमिलनाडु, उन्होंने नॉर्थ का जो तमिलनाडु का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट पे रूल किया, एंड सदर्न में जो आंध्र प्रदेश था, अंटिल द लेट 9th सेंचुरी तक, व्हेन दे वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय द चोला किंग आदित्य वन। कब तक? जबकि जो चोला किंग आए थे, चोल जो डायनेस्टी आ गई थी, उसमें आदित्य वन ने आकर उनकी ये जो किंगडम था उसको ख़त्म कर दिया था और वहाँ पर खुद राजा बन गए थे। पैनल डिपाइस्टिंग वॉरियर इन अ बैटल, तो तमिलनाडु के एक मंदिर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो है बैटल कर रहे हैं लोग, यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर साउथ, आगे साउथ में क्या हुआ? नियर अ मिलेनियम बिफोर आवर पीरियड द पांड्याज, चोलाज एंड चेराज किंगडम वर मेंशन्ड इन एन एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका की जो एडिक्ट है उसमें मिलता है एज इज सदर्न नेबर्स, उनको उसने क्या किया? अपने नेबर्स बताया जो साउथ में है। दे ऑल्सो फिगर्ड इन द संगम लिटरेचर, इनकी जो है बारे में बताया गया संगम लिटरेचर में, जो कलेक्शन है तमिल पोइट्री का। एंड वी फर्स्ट मैंशनड देम इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने इन्हें मैंशन किया। they seem to disappear eclipsed and by other power, तो बाद में जो है बाकी पावर्स ने आकर इनको हरा दिया, इनको वहाँ से निकाल दिया एक तरह से। now they re-emerge shaping the south political and cultural life, अब ये फिर से जो है रीमर्ज कर रहे हैं आपस में, जो साउथ की पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ है उसको शेप देने के लिए, एंड ओफन एट वॉर विद ईच अदर, और एक दूसरे से इनका युद्ध चलता रहता था। द पांड्याज रोज टू पावर बाय द 6th सेंचुरी, पांड्याज जो है 6th सेंचुरी में पावर में आए। अलाइड विद द चालुक्य, चालुक्य के साथ इन्होंने अलाई किया, यानी कि उनके साथ फ्रेंडशिप बनाई, और पल्लवाज के साथ। दे कंट्रोल्ड मच ऑफ द सदर्न तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का जो मोस्टली सदर्न पार्ट था उसको जो है कंट्रोल में रखते थे। एंड फॉर ब्रीफ पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए, नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को भी इन्होंने अपनी कंट्रोल में रखा। देयर कोइन एंड इंस्क्रिप्शंस अटेस्ट टू मैरी टाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वाया पोर्ट्स सच एज कोरकोई, क्योंकि इनके जो कोइन है और इंस्क्रिप्शन है जो मैरी टाइम ट्रेड के लिए यूज़ होती थी वो साउथ ईस्ट एशिया में वाया पोर्ट से गई हैं एज अ कोरकाई। देयर कैपिटल कौन सी थी? मदुरई, अ वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे रॉक कट टेम्पल्स भी थे। एंड पेट्रोनाइज्ड पोइट्स को जो है अहमियत देते थे। अ कॉपर प्लेट मेंशन देयर ट्रांसलेशन, एक कॉपर प्लेट है जिसमें मेंशन किया, ट्रांसलेशन मेंशन है किसकी? महाभारत की, किसमें? तमिल में। विच अनफॉर्चुनेटली हैज़ नॉट सर्वाइव, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। इन द 10th सेंचुरी में क्या हुआ? द माइटी चोलास स्वेप्ट देम असाइड, तो चोलास आए और उन्होंने इनको एक साइड में कर दिया। बट दे वुड एमर्ज सम 3 सेंचुरीज लेटर, लेकिन 3 सेंचुरी के बाद ये फिर से अपनी पावर में आने लगे, फिर से जो है वो क्या करने लगे? अपनी पावर को बढ़ाने लगे धीरे धीरे। मीन वाइल अलोंग द केरला कोस्ट, अब ये तो चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो केरला का कोस्ट था, द चेराज, उस वहाँ पर चेरा ऑल्सो नोन एज चेरा पेरुमोनाल्स मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखी। डिस्पाइट देयर नेबर्स मिलिट्री पावर, उनके नेबर की जो मिलिट्री पावर थी, यानी कि आसपास के जो उनके बाकी किंगडम्स हैं उनकी जो मिलिट्री पावर थी उनके पास ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस बनाई रखी। देन केम द चोलास, फिर चोलाए रीबोर्न अंडर विजयलाया इन द 9th सेंचुरी फ्रॉम हिज न्यू कैपिटल एट तंजावुर, तंजावुर में उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई। ही लेड द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोस्पेरस किंगडम, उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोस्पेरस किंगडम को जो है वहाँ पे उसकी लीड या उसको जो है एक स्थापना की। हिज सन, उसके जो बेटे थे आदित्य वन, एक्सपेंडेड इट, उसको और एक्सपेंड किया। डिफीटिंग द पल्लवास, पल्लवास को डिफीट करके, ब्रिंगिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड द पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश अंडर चोलास कंट्रोल, तो पल्लवास को डिफीट करने के बाद जो तमिलनाडु का प्रेजेंट डे मोस्टली जो पार्ट था वो, और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट था उस पर पूरा कंट्रोल चोलास का हो गया था। द चोलास एंडेड अप बिल्डिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडियन हिस्ट्री, और उन्होंने जो है साउथ इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है एम्पायर बोल सकते हैं वो बनाया। नोन फॉर इट्स एलेबरेट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जाना जाता है इसके एलेबरेट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इट्स पावरफुल नेवी एंड ग्रांड टेम्पल्स, और इसकी जो पावरफुल नेवी थी और इसके जो बड़े बड़े टेम्पल इन्होंने बनाए थे। दे पेट्रोनाइज्ड आर्ट्स, वो आर्ट्स को हमेशा आगे रखते थे, सच एज स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर बनाए जाते थे, जैसे कि ये जो ब्रोंज स्कल्पचर है नटराजा का, और लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ऑफ डांस एज एसेप्ट ऑफ शिवा।
तो इस तरह के इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाए। एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत किया। एंड प्रमोट तमिल, उन्होंने तमिल और एज वेल एज संस्कृत लिटरेचर को भी प्रमोट किया। देयर इंस्क्रिप्शन, उनकी जो इंस्क्रिप्शन है, मेक यूज़ ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस का उसमें यूज़ है। द फर्टाइल कावेरी डेल्टा जो है अलोंग विद एफिशिएंट इरीगेशन टेक्निक एंश्योर्ड अ स्टडी एग्रीकल्चर आउटपुट, तो एक जो है एग्रीकल्चर आउटपुट भी उनके पास आता रहता था, उससे भी उनके पैसे आते रहते थे। एंड कंट्रीब्यूट, और वो भी कंट्रीब्यूट करता था टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर हार्टलैंड, ताकि वो जो एम्पायर जो है इसी तरह से आगे फलता फूलता रहे। एज चोलाज डोमिनेंस इन साउथ इंडिया, अब चोला का डोमिनेंस साउथ इंडिया में बढ़ गया था, लास्टेड अंटिल द 13th सेंचुरी तक। वी विल मीट देम अगेन, अब इसके बारे में हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस पीरियड में हमने एक चीज़ देखी कि इंस्क्रिप्शन बिगेन यूजिंग बोथ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली, तो दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ होता था, संस्कृत का भी और जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी। इन लैंड ग्रांट्स द रूलर एंड हिज डायनास्टिक हिस्ट्री वर ओफन प्रेज्ड इन संस्कृत, तो जो रूलर है उनकी जो लैंड ग्रांट्स थी या डायनास्टिक जो हिस्ट्री होती थी उनको संस्कृत में प्रेज किया जाता था। वाइल द ऑपरेटिव डिटेल होती थी जो ग्रांट की, जो भी ग्रांट होती थी वह रिकॉर्डेड इन द लोकल लैंग्वेज, उनको लोकल लैंग्वेज में जो है रिकॉर्ड किया जाता था। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा किया जाता होगा? अब बाकी के डेवलपमेंट क्या क्या हुए? We have so far placed more emphasis on the rise and decline of the leading पॉलिटिकल पावर्स ऑफ दिस पीरियड। तो अभी तक हमने देखा कि कौन सी जो है ये किंगडम या कौन सा जो है राजा अभी राइज हो रहा है या किसका डिक्लाइन हो गया, कौन राजा नहीं रहा, कौन जीत गया, कौन नहीं, तो हमने यही देखा। लेकिन व्हाट हैपन टू द सोसाइटी इन द मेन टाइम, इस टाइम में सोसाइटी में क्या चल रहा था? तो जहाँ तक हमने देखा सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, कल्चरल जो है एक्सप्लोर हो रहा था, जो पोएट वगैरह हैं, लिटरेचर, उन सब वो जो है फ्लरिश हो रहे थे। तो अब देखते हैं और क्या क्या था। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एज वी सो सेवरल टाइम द फॉल ऑफ लार्ज यूनिफाइड एम्पायर गेव वे टू स्मॉलर डिसेंट्रलाइज किंगडम। अगर कोई भी बड़ा एम्पायर जो बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रहा था, अगर वो गिरता है तो उसकी वजह से छोटे और डिसेंट्रलाइज किंगडम बहुत बन जाते हैं। किंग्स लाइक द चालुक्यज एंड राष्ट्रकूटास रूल्ड देयर कोर रीजन्स डायरेक्टली। जो किंग्स हैं चालुक्यज और राष्ट्रकूटा जैसे, वो क्या करते हैं, वो उनके कोर रीजन्स को, मतलब जो उनके इंपॉर्टेंट रीजन या सेंटर आप बोल सकते हैं, डायरेक्टली उनमें रूल करते थे, बट गवर्न अदर रीजन्स थ्रू सबऑर्डिनेट रूलर्स। और जो दूसरे उनके आसपास के जो रूलर है, जैसे कि उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, तो कैपिटल को वो खुद से रूल कर रहे हैं, लेकिन जो उनके आसपास का एरिया होगा जहाँ पर उनका रूल है, वहाँ पर वो अपने सबऑर्डिनेट छोड़ देते जिन्हें सामंत बोला जाता था, और उनके थ्रू रूल करते थे। द इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइब्यूटरीज और वेसल्स, दिस सामंत, अब ये सामंत क्या होते थे, वर इंडिस्पेंसिबल एज दे लेड आर्मीज, क्योंकि इनकी आर्मी भी होती थी और मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मैनेज करते थे। येट देयर लॉयल्टी कुड बी फ्रेजाइल, लेकिन इनकी लॉयल्टी बहुत फ्रेजाइल थी, मतलब अगर कहीं से कुछ ज़्यादा मिल रहा तो वहाँ भी जा सकते थे ये। स्पेशली व्हेन दे फेल्ट, खासकर जब उन्हें फेल्ट होता था कि जो एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो गई है, तो ये अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते थे या खुद ही राजा बन जाते थे। सम लाइक द राष्ट्रकूटा, जैसे कि राष्ट्रकूटा है, वंस समानता अंडर द चालुक्यस, वो सामंत ही थे चालुक्य के अंडर में। इवेंचुअली ग्रू पावरफुल, वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगे, इनफ टू ओवरथ्रो देयर ओवरलोड, और चालुक्य को ही हराकर खुद राजा बन गए। डायरेक्टली कंट्रोल टेरिटरीज, अब जो डायरेक्टली जिनको वो कंट्रोल करते थे वह डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, वो छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड होती थी, भुक्तिस और राष्ट्रस या फिर डिस्ट्रिक्ट जिसे मंडल बोला जाता था, और विलेजेस में, विद स्पेसिफिक ऑफिशियल एट एवरी लेवल, और हर एक लेवल पर उन्हें स्पेसिफिक ऑफिशियल दिए जाते थे। विलेज क्या था, लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, वर ओवरसीन बाय हेडमैन, जो हेडमैन उसे देखेगा, अकाउंटेंट एंड लोकल कम्युनिटीज होती थी, एंड रिमाइंडेड लार्जली सेल्फ गवर्न, और मोस्टली वो खुद से ही गवर्न की जाती थी, सिर्फ वो देखते रहते थे और थोड़ा बहुत रेवेन्यू ले लेते थे। बाय द 9th सेंचुरी में क्या हुआ, साउथ इंडिया सो द राइज ऑफ असेंबलीज एट सेवरल लेवल, उन्होंने देखा कि ये जो असेंबलीज हैं बढ़ रही हैं बहुत लेवल पे। लेट अस रिकॉल, जैसे हमने देखा फॉर एग्जांपल द एलाबोरेट 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास एट उत्तरायमपुर, जो कि उत्तरायमरूर है, डिटेलिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ द विलेज सभा। विलेज सभा की पूरी जो है इंस्क्रिप्शन दी गई है कि विलेज सभा का किस तरह से जो है वो प्रोसेस होगी, सिलेक्ट किस तरह से किया जाएगा। ये जो है पार्ट 1 इस टेक्स्ट बुक का है, जो पार्ट 1 था सोशल साइंस का, उसमें है। दिस शोड, अब ये दिखाता था लॉन्ग कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया, कि किस तरह से उस टाइम पे भी डेमोक्रेसी थी, लोग चूज कर सकते थे, पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस था उनका।
डेटिंग बैक 1500 ईयर्स ऑफ जनपद्स, जो कि 1500 साल तक ये जनपद वाला इनका चलता रहा था। उसके बाद ट्रेड, इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ? सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द लैंड ग्रांट सिस्टम that had begun under the Guptas expanded greatly, तो वो ग्रेटली जो है बढ़ता जाने लगा। किंग्स, चीफ्स, रॉयल फैमिलीज मेंबर एंड वेसल्स गेव लैंड टू इंडिविजुअल को लैंड देते थे या कम्युनिटीज़ को देते थे। रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट होता था, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर। तो एक लैंड होल्डर्स की एक नई क्लास बन गई इसमें। मैनी ऑफ दीज होल्डर्स, अब ये जो ज़्यादातर इसमें से होल्डर थे, डिड नॉट टिल द लैंड देमसेल्स, अब वो उसमें खुद से कुछ नहीं करते थे। सजेस्टिंग दैट पावरफुल इंटरमीडियरीज ओफन एक्सप्लॉइट पीजेंट्स, वो क्या करते थे? पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एज सेवरल टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन अलाउड टू। वो क्या करते थे? जो पीजेंट्स है जिनके पास खेत नहीं है उनको अपना लैंड दे देते, उनसे खेती करवाते और सारी फसल क्या तक खुद ले लेते। तो इस तरह से इनका चलता था। मैनी ग्रांट्स एम टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। सो ज़्यादातर ग्रांट्स का एम क्या होता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि जिस पे कोई फसल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उसमें कल्टिवेशन हो, उसमें फसल उगाई जाए। एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिटी आए। क्लासिकल टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जो कि स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग है इस टेक्स्ट बुक में, उसमें भी दिया गया कि एग्रीकल्चर टेक्निक जो है रिफ्लेक्ट करे दिस एरा एम्फोसाइज ऑन फार्मिंग, यानी कि इस एरा में इस टाइम पे एग्रीकल्चर टेक्निक जो थी उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। मैनी स्मॉल स्केल एंड सम लार्ज स्टेट सपोर्टेड इरीगेशन वर्क्स वर अंडरटेकन। तो बहुत जो है छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल पर है या छोटे जो या लार्ज स्टेट जो सपोर्ट करते थे, वहाँ पे इरिगेशन का काम किया जाने लगा कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें बारिश पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। द पल्लवाज फॉर एग्जाम्पल बिल्ट न्यूमरस टैंक, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैंक बनाए तमिलनाडु में। मैनी ऑफ विच आर स्टिल फंक्शनल टुडे, जिसमें से बहुत तो आज भी फंक्शनल है। मैनी इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, अब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया। द स्पॉन्सरशिप ऑफ अ वेल, कि वेल का स्पॉन्सरशिप किया गया, पोंड का या टैंक का। देयर बाय एलिवेटिंग द डोनर सोशल स्टेटस, जिसमें जो है एलिवेट किया जाता था डोनर का, जो जिसने भी उसको डोनेट किया है उसके सोशल स्टेटस को। विद बेटर इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, अब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, इरीगेशन ज़्यादा अच्छे से होगा तो कैश क्रॉप थ्राइव, वो ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए। सपोर्टिंग एग्रो बेस्ड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, तो इसके बाद जो एक अलग ही क्राफ्ट इसमें आ गया था, एग्रो बेस, यानी कि एग्रीकल्चर से बेस्ड जो था, और इंडस्ट्री जो है ऊपर बढ़ने लगी। अलोंग साइड एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड एंड मार्केट फ्लरिश्ड हुए इन द रीजनल ट्रेड सेंटर। स्मॉल ट्रेडर हैंडल लोकल ट्रेड्स, अब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे वो लोकल ट्रेड को हैंडल करते थे, वाइल शिप ओनिंग मर्चेंट जो थे कंडक्ट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड, और 8th सेंचुरी के आते आते या उसके साथ साथ या उसके आगे, इंडिया वेस्ट कोस्ट सो ब्रिस्क शिपिंग विद पोर्ट्स इन प्रेजेंट डे इराक, ईरान एंड अफ्रीकाज ईस्ट कोस्ट, वाइल इंडियाज ईस्ट कोस्ट कनेक्टेड विद श्रीलंका। अब इस टाइम तक जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिपिंग होने लगी थी, जो कि आज किसके साथ होती थी? प्रेजेंट डे का जो ईरान, इराक, अफ्रीका वगैरह है। इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट था वो कनेक्टेड था किससे? श्रीलंका से। साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल द वे टू चाइनीज पोर्ट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अ सिमिलर एक्टिविटी प्रीवेल्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट अंडर द चेराज, और सेम एक्टिविटी कहाँ हो रही थी? चेराज की अंडर जो ईस्ट कोस्ट था वहाँ पर भी। अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियन, और इसी तरह एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें रेफर किया गया है क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का और जैविश का ट्रेड फ्रॉम वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया से ट्रेडर थे जो वेस्ट एशिया से आते थे। शोइंग अगेन हाउ इंडिया वॉज अ हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे पता चलता है कि इंडिया किस तरह से एक इंटरनेशनल हब बन गया था ट्रेड का। ओवरऑल इंडियन सोसाइटी रिमेन्ड लार्जली रूरल एंड एग्रेरियन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो बहुत ज़्यादा रूरल थी और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड थी ओवरऑल इस टाइम पे। ऑल दो सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियन ने हैव सजेस्टेड अर्बन डिक्लाइन, कि अर्बन जो है डिक्लाइन हो गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब अर्बनाइजेशन उतना नहीं था। द एविडेंस पेंट अ डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर, लेकिन जो एविडेंस हमें मिलते हैं उसमें एक अलग ही पिक्चर आती है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन नॉर्थ इंडिया, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ओल्डर सिटीज़ रिमेन्ड ऑक्यूपाइड, जो बहुत पुरानी सिटीज़ थी वो ऑक्यूपाई थी, यानी कि वहाँ पर लोग थे, वाइल न्यू वंस एमर्ज, और नई भी बन रही थी। जुआंग जैंग नोटेड दैट डिक्लाइन ऑफ कुशाम्बी एंड सारावस्ती बट डिस्क्राइब थ्राइविंग सिटीज़ लाइक स्थान शेवरा, कन्याकुब्जा एंड काशी, तो उन्होंने बोला कि ये सिटीज़ तो डिक्लाइन हो गई लेकिन उसके साथ साथ नई सिटी भी बन रही थी।
इन साउथ इंडिया सिटीज़ कंटिन्यू टू फ्लरिश, और साउथ इंडिया में तो जो सिटीज़ थी वो फ्लरिश हो रही थी पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हब्स विद टेम्पल, जिसमें जो टेम्पल भी होते थे जो एज ए सेंटर का काम करते थे कॉमर्स का, और पोर्ट जो है फ्यूल करते थे मैरीटाइम ट्रेड में, मतलब फ्यूल का मतलब कि मैरीटाइम ट्रेड को और बढ़ा रहे थे। वी ब्रीफली सो द राइज ऑफ लोकल मर्चेंट, हमने राइज देखा लोकल मर्चेंट का, ग्लाइड्स और एसोसिएशन। दे कंटिन्यूड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, वो हमेशा से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, कंप्राइजिंग ट्रेडर्स, आर्टिशियन एंड मनी लेंडर्स, एंड सपोर्टिंग रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, और रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। इंस्क्रिप्शंस डिटेल देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिटेल में बताया गया है। इन साउथ इंडिया 2 मेजर मर्चेंट्स गाइड्स ऑपरेटेड प्रोमेंटली, 2 जो है मेजर मर्चेंट थे जो ज़्यादा काम करते थे। वन वॉज एक्टिव इन कोस्टल एरिया, एक कोस्टल एरिया में एक्टिव थे, एंड इनलैंड ट्रेड, वेल द अदर जो थे बिकम द लार्जेस्ट इंटर रीजनल मर्चेंट एसोसिएशन। और दूसरा क्या बन गया था, इंटर रीजन, मतलब जो रीजन है आसपास की वहाँ पर जो है मर्चेंट करना या कोई चीज़ें पहुँचानी है, तो उस तरह से। उसके बाद आता है सोशल लाइफ, ये हम पढ़ेंगे कल, तो आज हम करेंगे यहीं तक। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।